हेलो गाइस, प्रेमावीर सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक विचलन, सोशल डेवेनेंस। तो आज हम सोशल डेवेनेंस के विषय में यानी सामाजिक विचलन के विषय में जानेंगे। सामाजिक विचलन का क्या मतलब है, सामाजिक विचलन किसे कहते हैं और विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक विचलन के सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के विषय में भी हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सामाजिक विचलन क्या है। समाज में रीति रिवाज, नियमों, मानदंडों की निश्चित व्यवस्था होती है। समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा इनका पालन करना, अनुरूपता और इन मानदंडों का उल्लंघन करना सामाजिक विचलन कहलाता है। तो इसको हम एक थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा इसके विषय में जानते हैं, फिर हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। समाज में व्यक्ति रहता है और समाज में रहकर ही वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज में जब वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों को ढूंढता है, माध्यम ढूंढता है और बहुत सारे प्रयास करता है, किंतु जब वो इन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे असफलता पे जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो व्यक्ति क्या करता है कि गलत कार्यों की ओर बढ़ता है। गलत कार्यों की ओर बढ़ता है और गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, जिससे विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है और समाज में सामाजिक विचलन होता है। तो इसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि समाज में रीति रिवाज, नियमों, मानदंडों की निश्चित व्यवस्था होती है। यानी समाज में क्या होता है कि जो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए समाज में बहुत सारे नियमों को संचालित किया जाता है। उन नियमों के लोगों को पालन करना पड़ता है। उन नियमों के अनुसार ही लोगों को यानी समाज के लोगों को कार्य करने पड़ते हैं और उन समाज के नियमों के अनुसार जब तक व्यक्ति कार्य करता है तो उसे सामाजिक अनुरूपता कहते हैं, यानी सामाजिक संतुलन को बनाने में सहयोग करते हैं, सामाजिक व्यवस्था जिसके द्वारा बनती है। किंतु जब व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, इन नियमों को तोड़कर वो अपने कार्यों को करता है और समाज में बनाए हुए जो मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विचलन होता है। अर्थात समाज के नियमों से अलग हटकर जब व्यक्ति कार्य करता है, गलत कार्यों को करता है, गलत तरीके से वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो उसे ही सामाजिक विचलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दुर्कheim कहते हैं कि कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, अपनी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, प्रयासरत रहता है। किंतु जब वो अपने प्रयासों में असफल हो जाता है, अपने कार्यों में असफल हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो क्या करता है? विचलन करता है, अर्थात गलत कार्यों के द्वारा ही अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। इसी वजह से दुर्कheim कहते हैं कि समाज कभी भी विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात समाज में विचलन की अवस्था निरंतर बनी रहेगी और कोई भी समाज इससे मुक्त नहीं हो सकता है। रॉबर्ट बेल के अनुसार समाज में औसत व्यवहार से भिन्न प्रकार का व्यवहार करना विचलन है, अर्थात समाज में जो लोगों के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा जो सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं
कार्यों का संपादन किया जाता है, उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, उन नियमों के अनुसार ही, अनुरूप ही रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। और इनसे जब वो अलग हटकर अलग तरीके से अपने मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपनी क्रियाओं को करता है, तो उसे ही विचलन कहते हैं। उसके बाद थियोडोरसन के अनुसार विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति विसंगति है, अर्थात समाज के अनुरूप व्यवहार न करना विचलन है। थियोडोरसन कहते हैं कि विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति विसंगति है, अर्थात समाज में जो मानदंड बने होते हैं, मूल्य बने होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन करना ही विसंगति है। अर्थात उन मूल्यों को, उन मानदंडों के विरुद्ध जब व्यक्ति कार्य करता है तो सामाजिक विचलन होता है, अर्थात समाज के अनुरूप व्यवहार न करना ही विचलन है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो सामाजिक विचलन होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं। तो सामाजिक विचलन बहुत से प्रकार के होते हैं। व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है तो उसके जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। बहुत से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बहुत से क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं और समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करते हैं। तो समाज में उसको बहुत ही ऐसी परिस्थितियों से निकलना पड़ता है जब उसे अपने आप में आत्मग्लानि महसूस होने लगती है और जिसके कारण समाज में सामाजिक विचलन उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति को अपने साथ हुए अपने विरुद्ध व्यवहार को जैसे शोषण किया जाता है, एक शोषण भी सामाजिक विचलन का बहुत ही मुख्य स्थिति होती है। तो इस तरीके से जो सामाजिक विचलन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे जाति है। अब जाति और वर्ण की बात करें तो समाज में निम्न जातियां हैं, उच्च जातियां हैं। इन जातियों में अक्सर स्थितियां संघर्ष की बनी रहती हैं। निम्न जाति जो होती है उस पर उच्च जाति अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर शोषण करती है, शोषण करने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से जो ये सामाजिक विचलन है, इसमें जाति और वर्ण सामाजिक विचलन का एक प्रकार है। फिर है लैंगिक भेदभाव। समाज में व्यक्ति रहता है और स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है कि वो एक महिला है तो वो इस कार्य को नहीं कर सकती है, अर्थात उसे घर की चारदीवारी में रहना चाहिए। पुरुष है तो पुरुष अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्त्रियों पर भेदभाव करता है। तो इस तरीके से ये लैंगिक भेदभाव भी सामाजिक विचलन का एक प्रकार है। और आर्थिक स्थिति, समाज में व्यक्ति एक समान सुख साधन संपदा नहीं होती है, तो इसके कारण भी सामाजिक विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि समाज में कई वर्ग इसके कारण बने होते हैं। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग बने होते हैं। अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की स्थिति होती है, यानी जिसके पास कम धन संपदा पूंजी है वो निम्न वर्ग में, उससे ऊपर मध्यम वर्ग में, और जिसके पास सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त है और अधिक पूंजीपति व्यक्ति भी है तो वो अधिक संपन्न व्यक्ति हुआ। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति भी सामाजिक विचलन का एक प्रकार है। फिर है शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो जिसके पास अधिक पूंजी है उसके पास शिक्षा और ज्ञान है और उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं। और भी इसका कारण होता है कि जिसके पास शिक्षा अधिक है वो अपने से निम्न लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है और निम्न वर्ग के लोगों पर अपना आधिपत्य करता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में प्रस्थिति प्राप्त होती है,
क्योंकि शिक्षा के द्वारा स्तरीकरण की स्थिति समाज में बनी होती है, इस शिक्षा और ज्ञान के द्वारा। और फिर है सांस्कृतिक भेदभाव की बात करें तो समाज में उच्चता और निम्नता की स्थिति बनी रहती है, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूर कर दिया जाता है। तो सामाजिक विचलन का एक ये भी प्रकार है। तो इस तरीके से जो सामाजिक विचलन है वो जाति और वर्ण, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और ज्ञान, सांस्कृतिक भेदभाव, ये सब सामाजिक विचलन के प्रकार हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सामाजिक विचलन के सिद्धांतों के विषय में जानते हैं जो विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक विचलन के सिद्धांत में क्लासिकल सिद्धांत के विषय में जानते हैं। क्लासिकल सिद्धांत, यह सिद्धांत 1764 में बेकारिया, बेंथम तथा फ्यूवरबिक के द्वारा दिया गया है। इसे सुखवादी या शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सुख को प्राप्त करने के लिए विचलन करता है। बेकारिया, बेंथम और फ्यूवरबिक का मानना है कि समाज में व्यक्ति को सुख किससे प्राप्त होता है? पर्याप्त संसाधनों से। और जब व्यक्ति के पास नहीं होता है तो वो उन साधन और संसाधनों को पाने के लिए प्रयास करता है, अर्थात ऐसे इस तरह से वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। और संघर्ष में क्या होता है कि विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वो गलत तरीके से अपने सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, गलत मार्ग को अपनाता है, जिसके कारण समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है जैविकीय सिद्धांत। यह सिद्धांत 1876 में लैम्ब्रेशो के द्वारा फेरी तथा गारो और फेलो के द्वारा दिया गया है, जिसमें इस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो लैम्ब्रेशो माने जाते हैं, जिसे जन्मजात अपराधी सिद्धांत भी कहा जाता है। कुछ व्यक्ति जन्मजात अपराधी होते हैं क्योंकि उनका कुछ पारिवारिक इतिहास होता है। इसमें लैम्ब्रेशो, फेरो और गारो फेलो कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ ये जैसे गलत कार्य करने में, चोरी, डकैती या लूटमार करने की एक जन्मजात इतिहास होता है उनका, उनके परिवार में ऐसा हो रहा होता है। और उन्हीं कारणों के कारण जब बच्चों का पालन पोषण उसी माहौल में, उसी पर्यावरण में होता है, तो जो उनका ये कार्य है वो आगे बढ़ता रहता है, अर्थात जो समाज में विचलन उत्पन्न करते हैं कि समाज में जो गलत कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है और उन गलत कार्यों के द्वारा उसे आज तक किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई है, तो वो इन गलत कार्यों की ओर करने पर उन्मुख होता है और उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव उन गलत कार्यों की ओर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इन गलत कार्यों को करने से मुझे तो अपनी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, हमें समाज से क्या लेना है, मुझे अपने सुख से मतलब है। तो जो इसमें लैम्ब्रेशो कहते हैं कि कुछ अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी जन्मजात अपराधी कहा जाता है जिनका परिवार में इस तरह की आपराधिक कार्यों को किया जा रहा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रचना के अनुसार विचलन क्या है? यह सिद्धांत 1940 में सेल्डन के द्वारा दिया गया था।
इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर बताया कि व्यक्ति जो कम लंबे या ठिगने होते हैं वह ज़्यादा अपराध करते हैं। तो सैंडल कहते हैं कि अपराध को हम पहचान सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ज़्यादातर किस शारीरिक बनावट के होते हैं। उनकी शारीरिक बनावट से हम पहचान सकते हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है या नहीं है। तो इसमें उन्होंने बताई है एक पहचान बताई है कि जो व्यक्ति कम लंबे होते हैं और ठिगने टाइप के होते हैं वो आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और अपराध करते हैं, जिससे सामाजिक विचलन बढ़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विषय में जानते हैं। यह सिद्धांत 1955 में हेनरी गोगार्ड के द्वारा दिया गया और इन्होंने बताया कि कुछ लोगों की मानसिक स्थिति या मानसिक समस्याएं होती हैं जिसके द्वारा विचलन करते हैं। जैसे किसी लोगों में हम देखते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और अपने इस पागलपन की स्थिति में ही वो समाज में गलत कार्यों को करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं। तो इसी वजह से ये एक मानसिक समस्याएं होती हैं और इन मानसिक समस्याओं के कारण ही समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मंदबुद्धि के लोग होते हैं, उन मंदबुद्धि के लोगों में इतनी परिपक्वता नहीं होती है कि समाज में क्या सही कार्य है और क्या गलत कार्य है, इसकी समझ नहीं होती है, तो लोग समाज में विचलन उत्पन्न करते हैं। तो इसी वजह से हेनरी गोगार्ड कहते हैं कि मानसिक रोग जिनको होता है, मानसिक स्थितियां कमजोर होती हैं, जिसकी मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात ये गलत कार्य किए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विषय में जानते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 1955 में सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत अहम में आकर व्यक्ति विचलन करता है, यानी व्यक्ति जब समाज में रहता है और समाज में जब उसको प्रताड़ित किया जाता है किन्हीं कारणोंवश, तो उसको अहम को ठेस लगती है और अपने इस ईगो में आकर दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, अर्थात किसी के साथ मारपीट करता है या हत्या कर देता है या कुछ भी उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाता है या समाज में गलत कार्यों को करता है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक कारण है और इसको सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फिर हम जानते हैं भौगोलिक सिद्धांत के विषय में। भौगोलिक सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू क्वार्टेट के द्वारा दिया गया है 1904 में। इन्होंने बताया है कि जो मौसम के अनुसार, यानी जहाँ की ज़्यादा ठंड की स्थितियाँ होती हैं, यानी जहाँ का वातावरण ज़्यादा ठंड सर्दीला होता है, तो वहाँ पे जो अपराध की स्थिति होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे उत्तरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर हम जब बढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अपराध की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसको क्वार्टेट के द्वारा दिया गया है ये भौगोलिक सिद्धांत। फिर है आपराधिक उपसंस्कृति का सिद्धांत, जो कोहेन के द्वारा दिया गया है और 1955 में दिया गया है। इन्होंने बताया है कि हिप्पी संस्कृति के लोग अपनी मूल संस्कृति को नहीं मानते, अर्थात इसमें कोहेन कहते हैं कि समाज में जो पुरानी संस्कृतियां हैं, जो प्राचीन समय से चली आ रही होती हैं, तो लोग उन संस्कृतियों को नहीं अपनाना चाहते। वो अपनी नई संस्कृति अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेते हैं और उन्हीं संस्कृतियों के अनुसार चलना चाहते हैं, जिससे समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके द्वारा जो बनाई हुई संस्कृति होती है वो समाज में अनुरूपता भी ला सकती है और विचलन की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है।
तो इसमें कोहेन कहते हैं कि आपराधिक उपसंस्कृति का सिद्धांत है जिसमें अपनी नवीन संस्कृति को लोग अपनाते हैं और वो संस्कृति लोगों के हित में भी हो सकती है और अहित में भी हो सकती है। तो इस संस्कृति को मूल कारण मानते हैं अपराध के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेबलिंग सिद्धांत के विषय में जानते हैं। लेबलिंग सिद्धांत में हावर्ड बेकर इस सिद्धांत को दिया है। लेबलिंग सिद्धांत को हावर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है और 1963 में दिया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में लेबल लगा दिया जाता है। जैसे समाज में लोग गलत कार्यों के अतिरिक्त गलत आदतें भी पाल लेते हैं, गलत लतें भी पाल लेते हैं। जैसे कोई चरस गांजा भांग पीने लगता है, तो कोई शराब का सेवन करने लगता है, या कोई किसी न किसी कोई गलत आदत अपना लेता है। तो इसके कारण उसको समाज में लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो शराबी है, ये चोर है, या ये इस तरह की हरकत गलत आदतें इसके द्वारा गलत आदतों में लिप्त है। तो ये एक लेबलिंग सिद्धांत है और हावर्ड बेकर इसको भी एक सामाजिक विचलन मानते हैं। फिर विभिन्न संपर्क या सहचर्य विभेदक का सिद्धांत सदरलैंड के द्वारा दिया गया है और 1936 में दिया गया है और ये सफेदपोश अपराध के विषय में बात करते हैं कि जो समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं और वो लोग जब संगठित होकर किसी अपराध को करते हैं अपनी स्वार्थ के कारण, स्वार्थों की पूर्ति के कारण, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकारियों के द्वारा जब किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे सफेदपोश अपराध कहते हैं। और इसे ही सदरलैंड में विभिन्न संपर्क या सहचर्य विभेदक सिद्धांत कहा है। इसके माध्यम से भी समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के द्वारा जो गलत कार्य किए जाते हैं उसका समाज में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और ये सामाजिक विचलन का एक मुख्य कारण है। फिर है विभिन्न अवसर का सिद्धांत। इसे क्लोवार्ड और ओहेलिन के द्वारा दिया गया है और 1960 में दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि व्यक्ति अवसरवादी होता है, यानी वैसे तो समाज में रहकर वो अपने नियमित कार्यों को करता रहता है और समाज के अनुरूप कार्य करता रहता है, किंतु यदि उसे अवसर मिल जाता है तो वो अवसर में गलत कार्यों को करता है, यानी अवसर का फायदा उठाता है, मौके का फायदा उठाता है और मौके पर ही वो उन गलत कार्यों को करता है। तो इसे विभिन्न अवसर का सिद्धांत कहते हैं, जिसके कारण भी समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मार्टन का मानक शून्यता यानी इनोमी का सिद्धांत जो दिया गया है सामाजिक विचलन का, जो इन्होंने 1939 में अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दिया है, इसके विषय में जानते हैं। तो मार्टन का जो मानक शून्यता इनोमी का सिद्धांत है, ये इन्होंने अमेरिकी समाज के आधार पर दिया है। इस सिद्धांत को अमेरिकी समाज में जब लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसी स्थिति में समाज में काफ़ी विचलन की स्थिति उत्पन्न थी। तो उस समय के अध्ययन के दौरान मार्टन ने बताया कि समाज के कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करने के संस्थागत साधन होते हैं, और जब दोनों के मध्य सांस्कृतिक लक्ष्य तथा व्यक्ति का संतुलन भंग हो जाता है तो विसंगति उत्पन्न होती है। मार्टन कहते हैं कि समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं। जो समाज में व्यक्ति रहता है निरंतर समाज के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और हर व्यक्ति किसी न किसी संस्था या समिति से जुड़ा हुआ होता है, और जब वो इन संस्था और समिति से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है तो इसमें स्थिति बनती है कि सांस्कृतिक जो लक्ष्य होते हैं, व्यक्ति के सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार की उसकी एक अपना अलग व्यक्तित्व हो, उसकी अपनी अलग एक पहचान हो और समाज में वो किसी न किसी कारणवश जाना या पहचाना जाए।
तो ये उसके सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, और जब व्यक्ति इन लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका संतुलन भंग हो जाता है। और इन्हीं सांस्कृतिक लक्ष्य और व्यक्ति के बीच जब संतुलन भंग होता है तो विसंगति की स्थिति उत्पन्न होती है और समाज में विचलन उत्पन्न होता है। तो आज हम लोगों ने सामाजिक विचलन के विषय में जाना कि सामाजिक विचलन का क्या मतलब है, और सामाजिक विचलन से संबंधित सिद्धांतों के विषय में भी जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।